जो बेहद ही दुखद खबर आज हम सभी के सामने आई। आपको बता दें कि भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीच में ये खबर भी आई थी कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब आज उनके निधन होने की ये जानकारी मिली है। कोरोना और निमोनिया होने के बाद में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है, जिसको लेकर सिर्फ सिनेमा जगत नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। कई लोगों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि भी दी है और दुख भी जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, कईयों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। बेशक लता मंगेशकर अब हमारे बीच ना रही हो, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर है और अमर रहेगी। हमारे बीच, हमारे दिलों में हमेशा जगह बनाए हुए है। और हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, एक ऐसी आवाज जिसको वाकई हम कभी भी अपने दिलों से नहीं निकाल पाएंगे। एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी ने उनको देखा, उनकी आवाज को सुना है। कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी अगर संगीत की अपने आप में एक पीएचडी थी, जो है अपने आप में एक हस्ताक्षर थी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने अपने एक लंबे अरसे तक, आप सोचिए कि किसे 80 साल की उम्र में फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला हो, वो लता मंगेशकर थी। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, न जाने कितने अवार्ड उनकी झोली में है। और सिर्फ अवार्ड ही नहीं, वो दरअसल इस देश की नूर थी, जो है हिंदुस्तान का नूर थी। उनकी आवाज में आप सोचिए कि वो कसक थी, वो आवाज में उनके जो है उस तरीके का सुरीलापन था कि जो भी एक बार सुन लेता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लता जी के लिए कहा जाता है कि लता जी कई बार जो है दुनिया के दूसरे देशों के लिए ईर्ष्या का सबब बनी रही। लोगों ने कहा कि हमें लता जी का गला दे दीजिए, जो है बाकी उसके बदले जो चाहे आप ले लीजिए। तो आप सोचिए कि वो शख्सियत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 साल तक उन्होंने इस संगीत के साथ अपनी जो एक तरह से जुड़ाव था उसे बरकरार रखा। अभी पिछले 3-4 सालों से जरूर वो जो है रियाज नहीं कर पाती थी, वो जो है गा नहीं पाती थी, लेकिन इससे पहले तक वो लगातार उनकी आवाज, उनकी मखमली आवाज में कोई ना कोई संगीत आता रहा, कोई ना कोई गीत बजता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सिंगिंग का, प्रोडक्शन का, जिन्होंने कंपोजिंग का, वो सारी चीजें की। तो वो अपने आप में एक कंपोजिट, एक तरह से कहा जाए, जो है एक इस तरीके का जो है हुनर था जिसको दोबारा कभी वापस नहीं लाया जा सकता, जो है। और लता जी का जाना अपने आप में बेहद ही बड़ा सदमा है इस देश के लिए। आप देखिए कि देश और दुनिया की कौन सी मुअज्जिज हस्ती है जो इस वक्त लता जी के निधन पर शोक व्यक्त नहीं कर रही। वो ये बताता है कि आखिर लता जी ने अपने इस पूरे जो है 92 साल की उम्र में कमाया क्या है। जिस तरीके से लता जी ने देश के से जुड़े हुए जो है एक एक चीज, देश की नब्ज को पहचाना। जब जरूरत पड़ी तब सैनिकों के लिए उन्होंने गाना गाया, जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने देश के लिए गाना गाया, जब जरूरत पड़ी तो चुनाव के लिए उन्होंने गाना गाया। जहां पर भी देश को जरूरत हुई वहां लता सबसे आगे खड़ी रही। तो अपने आप में ये अद्वितीय है, अद्भुत है। और जो उनका योगदान है इस देश के लिए वो अप्रतिम है। आप सोचिए, सिनेमा इंडस्ट्री, अगर हॉलीवुड के साथ हम कॉम्पीट कर रहे थे, बॉलीवुड कहीं दूर तक आसपास नहीं था, लेकिन लता जी की वो मखमली आवाज थी जिसने दुनिया भर की, वो तमाम जो गैर हिंदी भाषी लोग भी थे, जो है जिन्हें समझ में नहीं आता था लेकिन उन्हें सुर समझ में आते थे, और वो लता जी के सुरों के दीवाने थे। तो ये अपने आप में उस शख्सियत का है रोल है जो इसने इस दुनिया में, इस देश के लिए, खास करके इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, संगीत की जो है इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है लता जी ने, वो अपने आप में अद्वितीय है। और उनका जाना एक बड़ा वैक्यूम है जिसे कोई नहीं भर सकता। इसीलिए कहा जाता कि ना भूतो ना भविष्यते, न इससे पहले कोई लता हुई है और न इसके बाद कोई लता होगी। और लता अलविदा आज दुनिया को कह चुकी है, लेकिन लता जी की जो आवाजें हैं वो लंबे समय तक याद रखी जाएंगी, उनके एक एक सुर याद रखे जाएंगे। आप याद कीजिए वो तमाम फिल्मों को,
एक 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 गाना जब लता जी का बजता है तो वो अपने आप ऐसे लगता है जैसे आपके दिलों में मिश्रियां घोल रहा हो। वो अपने आप में उनकी एक काबिलियत थी, वो उनके सुरों का जादू था, कोई भी मंत्रमुग्ध हुए बगैर नहीं रह पाता। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपको वो गाना भी याद होगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और वाकई अब वो बेशक हमारे बीच ना रही हो, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे बीच हमेशा रहेगी। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आगे और भी कई सारी पीढ़ियां आएंगी, लेकिन लता जी के गाने हमेशा हम सभी के बीच रहेंगे। बिल्कुल कृतिका, ना जाने कितने संगीतकार, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो लता जी को देख करके पले बढ़े और उन्होंने उससे जो है गाना सीखा। और सबसे बड़ी चीज, केवल वो लोग नहीं जो गायक थे, वो लोग बस नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की नब्ज लता जी में बसती थी। जो है जी। हिंदुस्तान की सांसें लता जी में बसती थी। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का रहा हो, जो लता जी को पसंद ना करता रहा बिल्कुल। हो, जो लता जी का फैन ना रहा हो। ये उनकी अपनी खासियत थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका जाना एक बड़ा जी। वैक्यूम है। पिछले काफी दिनों से वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के साथ जद्दोजहद कर रही थी। अभी कल ही एक खबर आई थी कि रिकवर कर रही हैं। आशा भोसले की तरफ से ट्वीट किया गया था कि जी। वो बेहतर तरीके से रिकवर कर रही है। लोगों को उम्मीद जगी थी कि चलिए एक बार फिर लता जी जो है हमारे सामने आएंगी। देखिए, जाना एक सच्चाई है, जो आया है वो इस दुनिया में जाएगा बिल्कुल। जरूर, लेकिन आप जाते हैं तो किस रूप में जाते हैं, किस तरह से लोग आपको याद करते हैं, ये मायने रखता है। जी। और आज लता जी आज भले हमारे बीच में ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो लता मंगेशकर को एक तरह से उन्हें याद ना करे, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि ना दे। ये जी। उनकी शख्सियत का हिस्सा और ये उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ब्रजेश जी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच जो ट्वीट इस वक्त सामने आए, जो श्रद्धांजलियां दी गई हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सबसे पहले अमित शाह गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोग एक के बाद एक ट्वीट सामने आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, दुख प्रकट किया है। तो नितिन गडकरी का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि देश की शान और संगीत जगत की शिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। तो ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से किया गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट सामने आया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति। ये ट्वीट गृहमंत्री की तरफ से किया गया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। वाकई उनकी आवाज़ जो भी कोई सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो एक के बाद एक ट्वीट इस वक्त सामने और सभी ने श्रद्धांजलि दी है। आज पूरा देश शोक की लहर में है। सिर्फ सिनेमा जगत नहीं, सिर्फ संगीत जगत नहीं, बल्कि हर तरफ शोक की लहर इस वक्त नजर आती है। हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं।
और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए। तो आज पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि आज कहा जाए तो एक युग का कहीं ना कहीं अंत हुआ है। लता मंगेशकर, जिन्होंने 80 सालों तक सिनेमा जगत को अपनी आवाज़ दी, अपनी आवाज़ से संजोया। हर हीरोइन चाहती थी कि उसके गाने को पर्दे के पीछे से लता मंगेशकर की आवाज़ मिले। मीना कुमारी से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई हीरोइनों को उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी, और देखा जाए तो कई जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कई हीरोइंस सिर्फ लता जी की आवाज़ की वजह से ही हिट हुए हैं, और ऐसे कई सारे गाने एक के बाद एक उन्होंने सिनेमा जगत को दिए। यहाँ तक कि जो दूसरे देश हैं वहाँ से लता जी के गले की भी बात कही जाती थी कि उनका गला हमें चाहिए, ताकि हम जांच कर सकें कि आखिर उनके गले में ऐसा क्या है जो इतनी मधुर आवाज़ निकलती है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों के लिए मतदान होना है, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करने जा रही है। पार्टी के संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी, और इसके अलावा नए रोजगार, समाज पर भी फोकस रहेगा। और पार्टी खास तौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ये साफ भी कर दिया था कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी यानी कि आज जारी किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ वादे करती ही है। तो अब से कुछ ही देर की बात है जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, और इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। नए रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। बिजली को लेकर घोषणा की जा सकती है। बीजेपी की तरफ से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली पर भी कोई वादा किया जा सकता है, और बकाया बिजली बिल को लेकर भी घोषणा संभव है, क्योंकि इससे पहले बिजली का दाव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खेला गया था। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा सपा की तरफ से किया गया, लेकिन अब आज भारतीय जनता पार्टी भी अपना घोषणा पत्र या यूं कहे कि संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी का कहना है कि हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, और जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। और इस दौरान लखनऊ में ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं, और अमित शाह, जेपी नड्डा इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से क्या कुछ वादे, क्या कुछ घोषणाएं, क्या कुछ संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए जाते हैं कि अगर सत्ता में दोबारा आती है बीजेपी तो किन वादों पर ध्यान दिया जाएगा, कौन से काम किए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से लोक लुभावन वादे होंगे ये वाकई देखने वाली बात होगी। तो अब से कुछ ही देर में इस संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, और इस दौरान यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद रहेंगे लखनऊ में। और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती हुई नजर आएगी, और इस बार संकल्प पत्र का केंद्र अगर देखा जाए तो गरीब, किसान और महिलाओं पर सीधा फोकस होगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी और मनीष मिश्रा दोनों जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। एसके वाजपेयी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर हैं लखनऊ में, तो वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? आखिर कितनी देर में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा?
चलिए, इसके बाद भी आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आप भी वहीं पर मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? कितना वक्त है, कितनी देर में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा? देखिए कृतिका, आपको बता दूं कि तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 10:15 बजे का समय दिया गया था और अमित शाह का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि दिनेश शर्मा, अनुराग ठाकुर यहाँ पहले आ गए थे। उसके बाद उनको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट के लिए जा चुके हैं। एक दुखद खबर आई जिसमें लता मंगेशकर उनके निधन की सूचना आई थी, तो उसको लेकर थोड़ा सा अभी जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा डिले किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ समय और लगेगा। उसके बाद अमित शाह जब यहाँ पे आएंगे तो शायद 2 मिनट ऑन लेके उनको श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद संकल्प घोषणा की जाएगी। हालांकि देखा ये जा रहा है क्योंकि पहले ये भी कयास लगाया जाता है कि शायद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए, पर क्योंकि चुनाव जो पहले फेज का चुनाव है उसके 48 घंटे पहले आपको अपना संकल्प पत्र घोषित कर देना होता है। अगर आप आज उसको घोषित नहीं करते हैं तो आपके पास समय नहीं रहेगा पहले चरण के मतदान के लिए कि आप घोषणा पत्र कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए माना जा रहा है कि इस चीज को थोड़ा सा डिले करके एक शोक सभा करके उसके बाद इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पहले जो एक भव्य रूप दिया जाता माना जी मनीष, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में संकल्प पत्र जारी होगा। लखनऊ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि इसके लिए 10 बजे का समय था जब संकल्प पत्र जारी किया जाना था, लेकिन इसी बीच दुखद खबर आने की वजह से लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा इसको स्थगित किया गया कुछ समय के लिए। लेकिन अब से कुछ ही देर में बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, आपके पास आना चाहेंगे। अब अमित शाह से कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय पर होंगे क्योंकि वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूषण रजा, साथ ही साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने उनका स्वागत किया है। वो लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर संकल्प पत्र जारी करना है और निश्चित है कि संकल्प पत्र कई मायनों में खास होगा, जिसमें खास तौर पर इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि कैसे 2022 में लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, जिसमें कई लोग प्रभावित बातें होंगी। जिसमें खास तौर पर बात करें तो बेरोजगारों की बड़ी बात होगी और साथ ही साथ किसानों को लेकर, किसानों की एमएसपी को लेकर, उसके अलावा जो गरीब हैं उनके आवास को लेकर, सड़कों को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो न्यूज इंडिया कल से ही बता रहा है कि अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली के ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज अपने संकल्प पत्र में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि ये 300 यूनिट बिजली नहीं होगी, संभवतः 200 यूनिट जो परिवार इस क्राइटेरिया में आते होंगे, जिनका क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी आज निर्धारित करेगी, लेकिन क्राइटेरिया के लोगों को यह फायदा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऑप्शन में जो 300 यूनिट बिजली की बात कह रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने संकल्प पत्र में बड़ा ऐलान कर सकती है। इन चीजों को लेकर मसौदा पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। जो यूपी के संकल्प पत्र प्रभारी हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने इन सारी चीजों को तैयार किया है, उसके बाद केंद्रीय कमेटी को सौंपा था। उसके बाद अब जब सारी चीजें तैयार हो गई हैं तो आज उसको जारी करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि उन सारी चीजों को समाहित किया जाए जिससे लोगों में एक संदेश जाए, जिन चीजों को लेकर नाराजगी है उनको दूर किया जाए। दूसरा अगर सबसे बड़ा मुद्दा हम देखें तो किसानों का है। जो किसानों ने लगातार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया और एमएसपी को लेकर लगातार बातें थी, क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसमें 3 कृषि कानून वापस लेने की बात थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए थे। अब बड़ा मुद्दा है एमएसपी का और संभवतः आज के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में किसानों से बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी और जो एमएसपी निर्धारित होगी उस पर उनका भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। तो निश्चित है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज के संकल्प पत्र में हो सकती हैं। और तीसरा अगर हम बड़े मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों का, जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार सृजित किए जाएं, उसको लेकर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा कर सकती है कि किन किन क्षेत्रों में बीजेपी रोजगार का सृजन करेगी, कैसे, चाहे वो बाहर से निवेश लाकर कंपनियों के जरिए रोजगार देने की बात हो या कोई सरकारी सेवाओं में रोजगार देने की बात हो, कैसे उनको किया जाएगा। इन बहुत सारी चीजों को लेकर भी आज अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी खुलासा करने जा रही है। और चौथी अगर हम बड़ी बात करें तो वो है महिला सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने, चाहे वो पिंक बूथ की बात करें या पिंक वैन की बात करें या गांव-गांव में जो महिला
अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है, इनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके, इसकी घोषणा भी आज अपने घोषणा पत्र में करेगी। और पांचवी अगर हम बड़ी चीज की बात करें तो वो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लगातार अपराधियों पर बुलडोजर चला है, तो उसको लेकर आगे की कार्रवाई का रोडमैप क्या होगा उसकी घोषणा भी संकल्प पत्र में रह सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चित्रकूट हो, हालांकि इन सभी को बोर्ड का दर्जा सरकार की तरफ से दिया जा चुका है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उन चीजों को बेहतर कैसे किया जाएगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर सकती है, आधिकारिक ऐलान कर सकती है, ताकि कहीं न कहीं एक संदेश लोगों के बीच जाए और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापसी करे। जी चलिए, एस के वाजपेयी आप लगातार बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। इसी बीच हमारे साथ में मनीष मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर देखा जाए तो किसान भी पिछले काफी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या उनके लिए भी कुछ खास ऐलान किया जा सकता है? तौर से कृतिका आपको बता दूं कि किसानों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। बेसिकली 3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी इसके बाद बताए थे, किसान, नौजवान, रोजगार, इन तीनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है ये घोषणा पत्र। और साथ ही साथ जो हम सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे अपराधियों की लगाम की बात करें, जो मेन बेस रहा है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी सरकार में, तो उस पर ज़रूर इस चीज़ का जिक्र होगा। साथ ही साथ किसानों की बात करेंगे तो किसानों पर हमने खुद ही देखा था किस तरीके से जो उनके ट्यूबवेल्स के जो बिल थे उसमें 50% उनको पहले ही दे दी गई थी। तो आने वाले दिनों में सिंचाई को लेके, किसानों की बीज को लेके, किसानों की एमएसपी को लेके, गन्ना मूल्य को लेके भी कई ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसानों के लिए होगी, जो किसानों के लिए बात की जाएगी, किसानों हित के लिए बात की जाएगी। तो ये फोकस जरूर रहेगा क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत ज्यादा अहम है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि केंद्र चुनाव के लिए। 2024 में केंद्र का चुनाव जाना है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 सीटें आती हैं, वो भी उसको जरूर साधना चाहेंगे। तो ऐसी कोई भी चीजें, ऐसी कोई भी लैक ऑफ वो नहीं करेंगे कि कहीं आपका घोषणा पत्र कहीं कमजोर है। उसमें मेन बिंदु यही रहेंगे कि नौजवान, रोजगार, किसान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे किया जाए, उसमें जो पिछले 5 साल में काम किया है वो उसको गिनाया जाएगा। साथ ही साथ इस पे बहुत फोकस रहेगा कि आपको जब कभी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार अलग होती है उसमें, और जब डबल इंजन की सरकार होती है उसमें कितना फायदा मिलता है, इसका जिक्र जरूर होगा। और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में, इसका भी जिक्र होगा। और आगे आने वाले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाएं, इस पे भी जरूर फोकस किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि घोषणा पत्र बहुत अहम होगा और बहुत ही लोक लुभावन भी हम कह सकते हैं अगर उसको बोलेंगे, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र होगा तो यकीनन वो लोक लुभावन होगा। तो उसमें जो वादे होंगे, क्योंकि बीजेपी अपने वादों को पूरा करने का दावा करती नजर आई है, रोजगार की बात करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, चाहे अपराधियों मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो उन्होंने अपने 5 साल में लगातार आप देखेंगे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस चीज का जिक्र रहा है। और आगे घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र जरूर रहेगा कि किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा, किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। टैबलेट्स और स्मार्टफोन का भी जिक्र इसमें जरूर रहेगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं छात्रवृत्ति की बात भी कर सकते हैं किस तरीके से, और पेंशन की बात भी लेके जिस तरीके से लगाया जाता है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, उसमें केंद्र का बहुत ज़्यादा अहम रोजगार रहता, योगदान रहता है। तो ये भी शायद हो सकता है कि जो पेंशन की स्कीम्स है उसको कैसे और अच्छी की जाए, सुदृढ़ की जाए। जो हमने देखा था वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे पुरानी पेंशन हो, उसमें भी बढ़ोतरी की थी पिछले इन 5 सालों में योगी सरकार ने। तो जरूर इन सबका जिक्र उसमें रहेगा। और जो घोषणा पत्र है वो अब से कुछ देर बाद अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जी चलिए, आप दोनों लगातार बन रही है और पल पल के अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहेगा। खबरों का सिलसिला भी न्यूज़ ऑन इंडिया पर लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी का जो आज संकल्प पत्र जारी होने वाला है उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी।